हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है सतेंद्र सिंह और आज हम जानेंगे शिक्षण विधियों के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो जानते हैं इसके बारे में। तो विधियाँ क्या होती हैं? हम किसी भी काम को आसानी से करने के लिए विधियों का सहारा लेते हैं, तरीकों से करते हैं, काम को टेक्निक से करते हैं, वही विधि होती है। तो ऐसे ही हमारे शिक्षण में भी टेक्निक्स की आवश्यकता पड़ती है, विधियों की आवश्यकता पड़ती है, ताकि हम शिक्षण को बच्चों तक आसानी से पहुँचा सकें। तो शिक्षण विधियों के माध्यम से हम ज्ञान को बच्चों तक आसानी से पहुंचा देते हैं। तो आज हम जानेंगे कि किस मनोवैज्ञानिक ने हमें कौन सी शिक्षण विधि दी है। तो आइए जानते हैं शिक्षण विधियों के बारे में। तो सबसे पहले जो हमारी विधि है आगमन विधि, ठीक है। ये विधि हमें किसने दी है? अरस्तु जी ने दी है। इसके ही साथ उन्होंने दूसरी विधि भी हमें दी है, निगमन विधि, ठीक है। ये भी अरस्तु जी ने दी है। रहने वाले कहाँ के थे? एथेंस, यूनानी नागरिक थे हमारे अरस्तु जी। तो आइए जानते हैं अरस्तु जी की ये दोनों विधियां। इस विधि में उन्होंने क्या किया है कि अनुभवों और उदाहरणों से नियम निकाले हैं। पहले उन्होंने बच्चों को उदाहरण दिए हैं, उसके बाद उदाहरणों से उन्होंने नियम समझाए हैं। किसमें? आगमन विधि में। इसलिए इस विधि को उदाहरण विधि भी कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से हमें नियम समझाए जाते हैं इसमें, ठीक है। करके सीखने पर बल देती है। ये जो विधि है बच्चों को करके सीखने पर बल देती है, ठीक है। बच्चा खुद करके सीखता है इसमें, इसलिए बाल केंद्रित विधि भी है। भाई बच्चा जब खुद काम करेगा, खुद कुछ भी सीखेगा, तो वो बाल केंद्रित विधि हो गई। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, इसमें बहुत सारे ऐसे, हम लास्ट में एक छोटी सी चीज की तरफ बढ़ेंगे, मतलब कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर, बहुत बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं इस विधि में। ज्ञात से अज्ञात की ओर, जो कुछ हमें पता है उससे हम उस तरफ जाते हैं जो हमें नहीं पता। मूर्त से अमूर्त की ओर, मूर्त क्या होती है? वो चीजें जो हमें दिखाई देती हैं। अमूर्त क्या होती है? जो हमें दिखाई नहीं देती। तो इस विधि में हम मूर्त से अमूर्त की तरफ जाते हैं। जो चीज हमारे पास है उनको देख के हम उस तरफ जाते हैं जो हमारे पास नहीं है, जो हमें नहीं दिखाई दे रही। प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, जो चीज हमें दिख रही है उससे ही हम अनुमान लगाते हैं, कोई भी प्रमाण निकालते हैं बाद में। ये हो गई हमारी आगमन विधि। इसके बिल्कुल अपोजिट है हमारी निगमन विधि। नियम से उदाहरण की तरफ चलते हैं। इसमें हमारे पास पहले नियम होगा, जैसे कि हमने आपको बता दिया कि रेक्टेंगल का फॉर्मूला ये है। अब उसके बाद हम आपको सवाल दे देंगे, आप उन फॉर्मूलों से सवाल निकाल देंगे। तो इसमें हमारे पास पहले नियम होते हैं, बाद में हम उदाहरण निकालते हैं। शिक्षक ही नियम सिखाते हैं। बच्चों को नियम नहीं आते तो टीचर ही उन्हें सिखाते हैं, तो बच्चों का इनमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, बच्चे सिर्फ देखते रहते हैं। तो इसलिए रटंत विद्या हो गई। यहाँ पे क्या था कि बच्चे खुद करके सीख रहे थे, यहाँ क्या है? टीचर सिखा रहा है, बच्चे साइलेंट है, बिल्कुल शांत हैं, देख रहे हैं जो टीचर बता रहा है। सूक्ष्म से स्थूल की ओर, यहाँ पे छोटी चीज से बड़ी की तरफ लेके जाया जाता है। जैसे कि आपको पहले ABCD सिखाई जाएंगी, उसके बाद आपको कैसे हम वर्ड बनाएंगे, फिर उसके बाद एक सेंटेंस बनाना सीखेगा बच्चा। अज्ञात से ज्ञात की ओर, ठीक है। यहाँ अज्ञात होती, जब बच्चा क्लास में आता है तो उसको कुछ भी नहीं पता होता, वहां से उसे ABCD से लेकर सेंटेंस तक, उससे भी आगे ज्ञान उसे दिया जाता है। अमूर्त से मूर्त की तरफ, जो चीज उसे नहीं दिख रही है उनसे उसे वहां तक ले जाया जाता है जो दिख रही है। प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, कोई प्रमाण नहीं होता बच्चों के पास, वहां से ले जाकर उनको प्रत्यक्ष सारी चीजें दिखाई जाती हैं कि ऐसे हम सॉल्व करके ऐसे आंसर निकालेंगे। व्याकरण समझने में उपयोगी है। ये दोनों विधि जो हैं व्याकरण समझने में और अंकगणित समझने में बहुत उपयोगी है, ठीक है। इसमें क्या है कि हम नियम से उदाहरण की तरफ चलते हैं, इसमें उदाहरण से नियम की तरफ। उदाहरण कैसे? इसमें भी उदाहरण समझ लीजिए। हम बच्चों को समझाएंगे, जैसे कि किसी इंसान को दिखा सकते हैं, किसी पशु को दिखा सकते हैं, किसी पौधे को दिखा सकते हैं, फिर हम उनसे कह सकते हैं ये सब सजीव हैं, तो हमारे उदाहरण हो गए। उसके बाद हम उनको परिभाषा देंगे, जो वृद्धि करते हैं, जो चलते फिरते हैं, जो सांस लेते हैं। तो उदाहरण से बच्चों को नियम समझने में आसानी हो जाएगी। तो ये दोनों विधियां हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। किसने दी थी? अरस्तु जी ने दी थी। रहने वाले कहाँ के थे? एथेंस, यूनान के रहने वाले थे, ठीक है। इसको उदाहरण विधि कहते हैं, इसको नियम विधि कहते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट याद रखना, इससे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। स्थूल से सूक्ष्म की ओर कौन सी विधि जाती है? ज्ञात से अज्ञात की तरफ कौन सी विधि जाती है? मूर्त से अमूर्त की तरफ कौन सी विधि जाती है? और उदाहरण विधि किसे कहते हैं? ऐसे पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन इनमें से, ठीक है। ऐसे ही पूछे जाते हैं, सिंपल तरह से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अब इसके बाद आ गई हमारी विश्लेषण, विश्लेषण विधि और संश्लेषण विधि, ठीक है। ये दोनों विधियां हमें दी हैं आर्मस्ट्रॉन्ग जी ने, ठीक है। हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग, ये इनके प्रतिपादक थे। ये कहाँ के रहने वाले थे? ये इंग्लैंड के रहने वाले थे।
समस्या को छोटे छोटे भागों में हल किया जाता है। तो विश्लेषण विधि में क्या होता है कि जो भी समस्या है उसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, फिर उसे आसानी से बच्चे हल करते हैं और लास्ट में जाके किसी निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। क्या करते हैं? छोटे छोटे भागों में समस्या को हल करते हैं। इसके अपोजिट समस्या के छोटे छोटे भागों को जोड़कर हल किया जाता है। ठीक है, उन भागों को जोड़ दिया जाता है फिर हल किया जाता है। किसमें? संश्लेषण में। तो ये दोनों अपोजिट हैं, दोनों परिभाषा एक ही व्यक्ति ने दी है। नाम है उनका हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग। रहने वाले कहाँ के हैं? इंग्लैंड के रहने वाले। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, जो विश्लेषण विधि है और संश्लेषण विधि है, इससे बच्चे का क्या विकास होता है, बच्चों को क्या सीखने को मिलता है? तो ये ज्योमेट्री सिखाने में बहुत उपयोगी है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि आगमन और निगमन विधि है, उनसे बच्चा क्या सीखता है? आगमन और निगमन विधि से हम बच्चों को व्याकरण और अंकगणित सिखाते हैं और इस विधि से हम ज्योमेट्री का ज्ञान बच्चों को दे सकते हैं। हमारे साइकोलॉजिस्ट थे प्रोफेसर यंग, उन्होंने हमें एक परिभाषा दी है, ये क्वेश्चन में पूछी जाती है इसलिए मैंने लिख दिया, आप देख लेने एक बार। संश्लेषण विधि के अनुसार सूखी घास से तिनका निकाला जा सकता है, ठीक है, परंतु विश्लेषण विधि में स्वयं तिनका घास से बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये आपको परिभाषा इनकी याद रखनी पड़ेगी, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो समस्या समाधान विधि क्या है, अब इसके बारे में जानते हैं। ये भी बाल केंद्रित विधि है, चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है ये भी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है जानते हैं। सिलेक्ट प्रॉब्लम, इसमें कोई समस्या चुनी जाती है, टीचर के द्वारा कोई समस्या चुनी जाती है, फिर वो उसको बच्चों में दे देता है कि भाई इसको सॉल्व करो आप लोग। सारे बच्चे उसमें इन्वॉल्व होते हैं, इसी से पूछेंगे, ये करेंगे, अपना दिमाग चलाएंगे, तो वो उसका समाधान निकालते हैं। इसे बोलते हैं समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। ठीक है, सिलेक्ट प्रॉब्लम, टीचर क्या करता है? प्रॉब्लम सेलेक्ट करता है कि बच्चों के लिए एक समस्या रख देगा, फिर उसके बाद कलेक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन, बच्चे क्या करते हैं? उस समस्या से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं वो कलेक्ट करते हैं। उसके बाद सॉल्विंग प्लान, वो बच्चे कोई प्लान तैयार करते हैं कि इस समस्या को हम कैसे सॉल्व करें। ठीक है, इवेल्युएशन सॉल्यूशन, फिर बच्चे बहुत सारे सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं, जैसे 20-30 बच्चे हैं तो वो सारे के सारे अलग अलग कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ढूंढते हैं कि नहीं इस चीज़ को ऐसे करेंगे, नहीं इस चीज़ को ऐसे करेंगे। तो सॉल्यूशन के बाद क्या होता है कि वो सारे मिलकर लास्ट में मूल्यांकन करके सिर्फ एक सॉल्यूशन निकालते हैं, सेलेक्ट वन सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद इवेल्युएशन ऑफ सॉल्यूशन, उसके बाद जो सॉल्यूशन निकाला है उसका मूल्यांकन करते हैं भाई ये कितना सही है कितना गलत है, क्या हमने सीखा क्या नहीं सीखा। तो ये थी हमारी समस्या समाधान विधि। तो समस्या समाधान विधि बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए, क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी ने ही ये विधि हमें दी है और वो अपने बारे में तो ये क्वेश्चन पूछेगा, सीटेट एस्टेट में तो ये क्वेश्चन बहुत आम है। समस्या समाधान विधि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, ये दिया किसने है? तो ये हमें दिया है सुकरात जी ने। सुकरात जी ने, ये कहाँ के थे? ये भी एथेंस के रहने वाले थे, यूनानी नागरिक थे, जहाँ के अरस्तु जी थे। ये दो चीजें भी आप जान लीजिए, ये आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिप्रेजेंट सेट, इसको बोलते हैं अनुक्रिया समुच्चय। किसी समस्या को एक तरह से रिप्रेजेंट करना या एक जगह अटक जाना। आपको कोई समस्या दे दी, आप बार बार उसको एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, एक ही जगह अटक रहे हैं बार बार। जैसे कि आप एग्जाम्पल से समझिए, आपने पहले सीटेट का एग्जाम दिया, आपके 79 नंबर आए उसमें, ठीक है, अगली बार आपने फिर सीटेट का पेपर दिया, आपके फिर 79 आए या 80 आ गए, ठीक है, तो मतलब आप वहीं पे अटके पड़े हैं। तो आपकी कंडीशन है रिप्रेजेंट सेट वाली कि आप एक जगह अटके पड़े हैं, आपके अंदर कोई इंप्रूवमेंट नहीं है या आप वहीं के वहीं पड़े हुए हैं। रिस्पॉन्स सेट, अपसारी समुच्चय, समाधानकर्ता के प्रयास में कमी या अपसारी चिंतन। अब ये क्या है ये भी जान लेते हैं। रिस्पॉन्स क्या है कि आपने सीटेट का पेपर दिया, इस बार आपके नंबर आए 102, ठीक है, अगली बार आपने पेपर दिया आपके हो गए 80, उससे अगली बार दिया आपके हो गए 120। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपने प्रयास किया, या तो आपने प्रयास में कमी करी या प्रयास में वृद्धि करी, तो कमी या वृद्धि आती है हमारे रिस्पॉन्स में, ठीक है। तो आपको ये पता चल जाएगा कि भाई इस बार हमने जो मेहनत की वो ज़्यादा की है या कम की है। अब जानते हैं कुछ और महत्वपूर्ण विधियों के बारे में। प्रश्नोत्तर विधि, जिनमें से क्वेश्चन अंदर तक पूछे जाते हैं वो मैंने सारे आपको बता दिए। पेपर में पूछी जाती हैं विधियाँ और उनके प्रतिपादक और उनकी कंट्रियाँ, तो ये मैंने सारी की सारी लिख दी हैं। इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तर विधि है, मॉन्टेसरी विधि है, किंडरगार्टन बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रोवेल जर्मनी के रहने वाले थे, ये भी याद रखना, जर्मनी पूछते हैं कई बार। खेल विधि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खेल विधि है जो। कोल्डवेल कुक इंग्लैंड के रहने वाले थे। डाल्टन विधि ये भी बहुत पूछी जाती है। हेलन पारक्रस्ट अमेरिका के रहने वाली थी ये। खोज विधि ये भी पूछी जाती है, इसको ह्यूरिस्टिक विधि और अन्वेषण विधि भी कहते हैं।
आर्मस्ट्रॉन्ग इसके प्रतिपादक थे और ये कहाँ के रहने वाले थे? इंग्लैंड के रहने वाले थे। प्रोजेक्ट विधि, किलपैट्रिक कहाँ के हैं? अमेरिका के। ये 6 से 12 तक तो आपको याद होने ही चाहिए, ये हर पेपर में ही आते हैं लगभग, ठीक है। उसके बाद हो गया हमारा पर्यटन विधि, एस्ट्रोलॉजी, ये कहाँ रहने वाले थे? स्विट्जरलैंड के। ब्रेल लिपि, ये भी बहुत पूछा जाता है, लुई ब्रेल, ये फ्रांस के रहने वाले थे। बेसिक शिक्षा पद्धति, ये हमारे महात्मा गांधी जी ने दी थी, भारत के रहने वाले हैं, ये तो सबको पता होगा। जब महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन किया था तो उस टाइम कोई भी अपनी ड्यूटी पे नहीं जा रहा था, तो उस दौरान इन्होंने अपनी शिक्षा खुद चलाई, तो उसे बेसिक शिक्षा पद्धति का महात्मा गांधी जी की हो गई। प्रश्नावली विधि, वुडवर्थ, ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। हर्बर्ट विधि, हर्बर्ट ने ही दी थी और ये रहने वाले थे इंग्लैंड के। संवाद विधि, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्लूटो ने दी थी, ये कहाँ के? एथेंस, जहाँ के थे अरस्तु जी, ठीक है, यूनानी। विनैटिका विधि, कार्लटन वासवर्न, अमेरिका के रहने वाले थे। सूक्ष्म शिक्षण विधि, ये भी पूछी जाती है, सूक्ष्म शिक्षण, रॉबर्ट, अमेरिका, ठीक है। वैज्ञानिक विधि, गुडवार स्केट्स। मूल्यांकन विधि, जे.एम. राइस। इकाई उपागम, एच.सी. मॉरिसन। ड्रैकोली विधि, ड्रैकोली ने दी थी। प्रक्रिया विधि, कमेनियस। समाजमिति विधि, एल मोरोनो। रेखा अभिक्रमित अनुदेशन विधि, इसे बाह्य विधि अनुदेशन भी कहते हैं, बी.एफ. स्किनर। शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि, नॉर्मन ए. क्राउडर, इसे आंतरिक अनुदेशन विधि भी कहते हैं। अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन, ये थॉमस एफ गिलबर्ट ने दिया हमें। ओविड विधि, प्रोफेसर ड्रैकोली ने। वोटविया विधि, जॉन कैनेडी ने। ये तो एक बार चल जाएंगे, इनको आप याद ना भी करो तो चल जाएंगे, बट याद तो आपको सारी करनी पड़ेंगी, ठीक है। पर ये 6 से 12 तक तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेल लिपि बहुत पूछी जाती है, बेसिक शिक्षा पद्धति पूछी जाती है, और ये सूक्ष्म वाली, तो ये आप सारी याद कर लेना, 1-2 बार वीडियो को देख लोगे, सारे याद हो जाएंगे आपको। अब जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट विधियों के बारे में। व्याख्यान विधि को लेक्चर विधि भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि टीचर लेक्चर देता रहता है, बच्चे बस सुनते रहते हैं, तो इसमें क्रिएटिविटी नहीं होती, जो टीचर पढ़ा देगा बच्चे वही पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें एक रटन प्रणाली आ जाती है, तो ये टीचर सेंटर्ड हो गया, यहाँ पे बाल केंद्रित नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद कहानी कथन विधि, कहानियों के माध्यम से बच्चों को पढ़ाते हैं। नाटकीय, नाटक करवा के नाटकों के माध्यम से बच्चों को कुछ ना कुछ सिखाते हैं। अब आ गया ब्रेन स्ट्रोमिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जान लीजिए, इसको याद रखना आपको, इसमें से क्वेश्चन जरूर बनेगा। ब्रेन स्ट्रोमिंग को हिंदी में कहते हैं मस्तिष्क उद्वेलन। इसके प्रतिपादक हैं ओसबर्न, 1957 में उन्होंने ये विधि हमें दी, ठीक है। ब्रेन स्ट्रोमिंग है क्या, ये जानते हैं। एक टीचर क्या करेगा, बच्चों का एक ग्रुप बना देगा, उनके सामने एक समस्या रख देगा कि नदियों के पानी को साफ कैसे रखा जाए। अगर 10 बच्चों की एक टीम बना दी तो सब बच्चों के अलग अलग माइंड चलेंगे, अलग अलग क्रिएटिविटी होगी बच्चों की, कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा। तो इस विधि का उद्देश्य क्या है, ये पूछा जाता है। तो इसका उद्देश्य है कि बच्चों की सृजनात्मकता को विकसित करना। वो कैसे होगी भाई, 10 बच्चे हैं, कोई अपना आइडिया देगा, कोई अपना आइडिया देगा, एक दूसरे के आइडिया से कुछ सीखेंगे, तो इसमें डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी। ये क्वेश्चन देखो आप, इससे एक दूसरा क्वेश्चन भी आता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग, सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी बोलते हैं इसे। अपसारी चिंतन, ये पूछा जाता है बार बार एग्जाम में, अपसारी चिंतन क्या होता है। डाइवर्जेंट थिंकिंग, बहुत बाहर तक सोचना। एक होता है अभिसारी चिंतन, बस एक ही पॉइंट तक सोचना, रटना बस, उससे आगे नहीं सोचना। अपसारी चिंतन होता है बहुत दूर तक सोचना। ये होती है क्रिएटिव बच्चों के अंदर, सृजनात्मक बच्चों के अंदर, ठीक है। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब अपनी सोच के बहुत बाहर तक सोचना, ठीक है। तो ये होती है ब्रेन स्ट्रोमिंग। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनको आप याद रखेंगे, और इससे ज़्यादा टीचिंग मेथड्स में कुछ नहीं आता। थैंक यू।